परेशानियां किसके जीवन में नहीं होती है? हमें हमेशा अपनी परेशानी दूसरों की परेशानी से बड़ी लगती है, पर वास्तव में देखा जाए तो हमारी परेशानी दूसरों की परेशानी की तुलना में कुछ भी नहीं होती है। ये कहानी उसी के बारे में है। ये कहानी बहुत समय पहले के एक छोटे से गांव की है। उस समय हमारे भारत में छोटे छोटे गांव ज्यादा थे और उन गांवों में आज के जितना विकास भी नहीं हुआ था। उस समय गांव के लोगों में शिक्षण की भी बहुत कमी थी। परेशानियां किसके जीवन में नहीं होती है? हमें हमेशा अपनी परेशानी दूसरों की परेशानी से बड़ी लगती है, पर वास्तव में देखा जाए तो हमारी परेशानी दूसरों की परेशानी की तुलना में कुछ भी नहीं होती है। ये कहानी उसी के बारे में है। ये कहानी बहुत समय पहले के एक छोटे से गांव की है। उस समय हमारे भारत में छोटे छोटे गांव ज्यादा थे और उन गांवों में आज के जितना विकास भी नहीं हुआ था। उस समय गांव के लोगों में शिक्षण की भी बहुत कमी थी। अच्छा शिक्षण ना मिलने के कारण लोगों में अज्ञानता का प्रमाण बहुत ज्यादा था। गांव के लगभग सभी लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। एक दिन इस छोटे से गांव में भ्रमण करते करते एक बहुत विख्यात संत महात्मा पधारे। ये संत किसी भी व्यक्ति की समस्या का चुटकियों में हल करने का सामर्थ्य रखते थे। इस बात की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। गांव के सभी लोगों को कुछ न कुछ समस्या थी और इसलिए ही अपनी समस्या का निवारण लाने के लिए एक एक करके सारे गांव वाले संत के पास आकर इकट्ठा हो गए। सभी अपनी अपनी समस्या का समाधान लाने के लिए जल्दबाजी कर रहे थे। हर कोई सबसे पहले अपनी परेशानी का समाधान करवाना चाहता था। इस वजह से सब लोग इकट्ठा होकर एक साथ बोलने लगे। गांव के लोगों का इतना शोर देखकर संत को गुस्सा आने लगा और संत ने ऊंची आवाज में सबको चुप रहने के लिए कहा। जब गांव के लोग शांत हो गए तो संत ने सबसे कहा कि इस तरह ना मुझे किसी की समस्या समझ में आएगी और ना ही किसी भी समस्या का समाधान हो पाएगा। मैं जैसा बोलता हूं वैसा करो तो मैं सबकी समस्या का समाधान कर दूंगा। संत की बात सुनकर सारे गांव वाले खुश हो गए। संत ने कहा कि सब अपनी अपनी समस्याएं कागज में लिख कर लेकर आओ और इस टोकरी में रख दो। संत ने जैसे कहा था ठीक बिल्कुल वैसे ही सभी ने अपनी अपनी समस्याएं पर्चियों में लिख दी और उन्हें टोकरी में डाल दिया। एक एक पर्ची उठाने के लिए कहा और अपनी शर्त बताते हुए कहा, मैं आप सभी की समस्या हल कर दूंगा पर बदले में सबको किसी भी एक व्यक्ति की ऐसी समस्या हल करनी होगी जो उनकी समस्या से छोटी हो। गांव के सभी लोगों ने टोकरी में से एक एक पर्ची उठाई और उनमें लिखी समस्या पढ़ने लगे। हर एक गांव वाले का चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्होंने जो भी समस्याएं पढ़ी वो उनको अपनी समस्या जितनी या उससे भी बड़ी लग रही थी, क्योंकि वे सभी आपस में पर्चियां बदल बदल कर समस्याएं पढ़ रहे थे। एक घंटे से भी ज्यादा समय बीत गया, तब सभी ने संत को अपनी अपनी पर्चियां दिखाते हुए कहा कि महात्मा हम समझ गए हैं कि हमारी समस्याएं केवल हम ही हल कर सकते हैं, इसलिए हम अपनी खुद की लिखी पर्ची हाथ में पकड़े हुए हैं और अब हम स्वयं ही इनका निवारण करेंगे। परेशानियां किसके जीवन में नहीं होती है? हमें हमेशा अपनी परेशानी दूसरों की परेशानी से बड़ी लगती है, पर वास्तव में देखा जाए तो हमारी परेशानी दूसरों की परेशानी की तुलना में कुछ भी नहीं होती है। रोने से कुछ नहीं होता है। हमें रोने के बदले समस्याओं का डटकर सामना करना चाहिए। हम कई बार अपना सुख दूसरों के अंदर ढूंढते रहते हैं, पर ऐसा करने से हमें सुख नहीं मिलता है। अगर हम दूसरों में अपना सुख देखने के बजाय खुद अपने आप में देखें, अपने खुद के गिरेबान में झांके, तो हमें सुख अवश्य मिलता है। एक समय की बात है, एक यात्री एक ट्रेन में सफर कर रहा था। उसके साथ एक पोटली थी जिसमें कीमती हीरे रखे गए थे। उस यात्री को 2 दिन और 2 रात ट्रेन में गुजारने थे। उस यात्री को इतना सारा सफर करके कहीं पहुंचना था। सफर के पहले ही दिन एक चोर की नजर उस यात्री के हीरो की पोटली पर पड़ गई। अब चोर ने दिमाग लगाया और एक बड़ा सा बैग लेकर उसे यात्री के पास जाकर बैठ गया और उस यात्री से मीठी मीठी बातें करने लगा। चोर ने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो मैं चुपके से उठकर उन हीरे को चुरा लूंगा। ये सब सोचकर वो चोर बहुत खुश होने लगा। जब शाम का वक्त हुआ, 6 या 7 बज रहे थे, तब चोर सो गया, क्योंकि उसे रात में जागना था और हीरे चुराने थे, इसलिए ही वो जल्दी से सो जाता है। जब उस यात्री का सोने का वक्त आया तो उसने चुपके से अपने हीरो की पोटली अपने बैग में से निकालकर
उसके पास जो आदमी सोया था, यानी कि जो चोर था, उसके बैग में डाल दी। ये सब करने के बाद वह यात्री आराम से सो गया। रात के जब 2-3 बज रहे थे, तब वो चोर उठा और उसने देखा सब लोग सो गए हैं। फिर उसने उस यात्री के बैग को अपनी तरफ खींचा और उस बैग को पूरा अच्छी तरह से जांचा, पर उसे उस बैग में कुछ नहीं मिला। चोर परेशान हो गया, लेकिन पूरी रात जांच करने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं मिला। तब उसने देखा कि सुबह के 4 बज रहे थे। तब वह फिर से सो गया। उसके सोने के बाद वह यात्री उठा। उसने अपने हीरो की पोटली उस चोर के बैग से निकालकर अपने बैग में वापस रख दी। जब सुबह हुई और वो चोर सोकर उठा, तो उसने देखा कि हीरो की पोटली तो उस यात्री के पास ही है। उसे लगा कि मैंने रात में कुछ गड़बड़ की है। शायद उस यात्री के बैग को अच्छे से चेक नहीं किया। उसने फिर से प्लान बनाया कि इस रात बैग को अच्छे से जांच करेगा। चोर फिर से शाम होती ही 7 बजे जल्दी से सो गया और उस यात्री ने फिर से अपने हीरो की पोटली को अपने बैग से निकालकर उस चोर के बैग में डाल दी। चोर रात में फिर से उठा, उस यात्री के बैग को खींचा, फिर से ढूंढने लगा, लेकिन इस बार भी चोर को हीरे नहीं मिले। वह परेशान होकर फिर से सो गया। वह यात्री सुबह के 5 बजे उठा, अपने हीरो की पोटली को चोर की बैग से निकालकर अपने बैग में वापस डाल दिया। जब सुबह हुई, स्टेशन आया, वह यात्री स्टेशन पर उतरा तो चोर उसके पास आकर कहने लगा, मैं जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं करूंगा, बस मुझे इतना बता दो कि हीरो की पोटली आपने कहाँ रखी थी? उस यात्री ने कहा, अरे मूर्ख, तू अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढ रहा था। अगर तू खुद के अंदर देखता तो तुझे सुख जरूर मिलता। अगर तू अपने गिरेबान में झांकता तो तुझे पता चलता कि तू चोर नहीं बल्कि तू तो मालिक था। वो हीरो की पोटली तेरे ही पास थी। हम भी इस चोर की तरह कई बार हमारा सुख दूसरों की तरफ ढूंढ रहे होते हैं और ऐसा करने से हमें कुछ नहीं मिलता है। अगर हम दूसरों की तरफ देखने के बजाय अपने खुद के अंदर झांके तो हमें कभी ही किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। इंसान को चाहे कितना भी क्यों ना मिल जाए, पर फिर भी वह हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। उसे जितना भी मिलता है, उसे उससे और ज्यादा ही चाहिए होता है। इस और ज्यादा चाह में वो जो इसके पास पहले से होता है, उसे भी शांति से उपयोग नहीं कर पाता है। अगर हम असंतुष्ट की बजाय हमें जो मिलता है उसमें संतुष्ट हो जाए तो हमें उसका फल जरूर मिलता है। ये कहानी उसी के बारे में है। एक बार एक देश में अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। नगर में एक धनी दयालु पुरुष था। उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे इस अकाल की वजह से भूख से पीड़ित होकर मर रहे हैं। वह बहुत दयालु था और उसके पास धन भी था। उसे इन छोटे छोटे बच्चों की दया आ गई। उसने प्रतिदिन सभी छोटे बच्चों को एक रोटी देने की घोषणा कर दी, जिससे इस अकाल की स्थिति में किसी भी बच्चे को भूख का सामना न करना पड़े। दूसरे दिन सवेरे बगीचे में सब छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे हुए। उन्हें रोटियां बंटने लगी। रोटियां छोटी बड़ी थीं। सभी बच्चे एक दूसरों को धक्का देकर बड़ी रोटी पाने का प्रयत्न कर रहे थे। उन सभी बच्चों के बीच केवल एक छोटी लड़की एक ओर चुपचाप खड़ी थी। वह सबसे अंत में आगे बढ़ी। जो सभी को रोटियां बांट रहे थे, उनके टोकरे में अंतिम एक छोटी सी रोटी बची थी। उस छोटी लड़की ने उसे प्रसन्नता से ले लिया और वह घर चली गई। दूसरे दिन फिर रोटियां बांटी गईं। उस छोटी सी लड़की को आज भी सबसे छोटी रोटी मिली, क्योंकि वो दूसरों की तरह धक्का मार के बड़ी रोटी पाने का प्रयत्न नहीं कर रही थी। उसे जो मिलता था उसी में वह संतुष्ट थी। लड़की ने जब घर लौटकर रोटी तोड़ी तो रोटी में से सोने की एक मुहर निकली। उसकी माता ने कहा कि बेटा, ये मुहर हमारी नहीं है, तुम इसे उस धनी को दे आओ। लड़की दौड़ी उस धनी के घर पर गई। धनी ने उस छोटी सी लड़की को देखकर पूछा कि बेटा, तुम यहां पर क्यों आई हो? लड़की ने कहा, मेरी रोटी में ये मुहर निकली है, आटे में गिर गई होंगी, मैं इसे देने के लिए ही आई हूं। कृपया करके आप अपनी मुहर ले लीजिए। धनी उस छोटी सी बच्ची की ईमानदारी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने उस बच्ची को अपनी धर्मपुत्री बना लिया। साथ ही साथ उस धनी पुरुष ने उस लड़की की माता के लिए मासिक वेतन निश्चित कर दिया और उसे अपने घर पर काम पे रख लिया। बड़ी होने पर वही लड़की उस धनी की उत्तराधिकारी बन गई।
अगर दो भाइयों के बीच में सच्चा प्रेम स्नेह हो तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपके परिवार को तोड़ नहीं सकती है। दो भाई थे। उन दोनों भाई के बीच आपस में बड़ा प्यार था। उन दोनों के खेत अलग अलग थे। वो दोनों एक दूसरे के आजू बाजू ही रहते और काम करते थे। बड़ा भाई शादीशुदा था और वह अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। छोटे भाई की शादी नहीं हुई थी, इसलिए वो अकेले ही रहता था। एक बार छोटे भाई के खेत में खेती बहुत अच्छी हुई। उसके खेत में अनाज बहुत अच्छा हुआ। खेत में काम करते करते बड़े भाई ने बगल के खेत में से छोटे भाई को आवाज़ दी और कहा कि मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, तुम तब तक मेरा खेत देख लेना। ये इन दोनों भाइयों का हर रोज़ का था। बारी बारी दोनों खाना खाने के लिए जाते थे और दोनों एक दूसरे के खेत का तब तक ध्यान रखते थे। बड़े भाई के जाते ही छोटा भाई सोचने लगा कि खेती तो अच्छी हुई, इस बार अनाज भी बहुत हुआ है। मैं तो अकेला हूँ और बड़े भाई की तो गृहस्थी है। छोटे भाई ने सोचा कि मेरे लिए तो ये अनाज ज़रूरत से ज़्यादा है। भैया के साथ तो भाभी बच्चे हैं, उन्हें ज़रूरत ज़्यादा है। ऐसा विचार करके छोटा भाई 15 बोरी अनाज बड़े भाई के खेत में डाल देता है। अब बड़ा भाई भोजन करके आ जाता है। उसके आते ही छोटा भाई भोजन करने जाता है। छोटे भाई के जाते ही बड़े भाई विचार करता है कि मेरा गृहस्थ जीवन तो अच्छे से चल रहा है। भाई को तो अभी गृहस्थी है, उसे जिम्मेदारियां संभालनी है, मैं इतने अनाज का क्या करूंगा। ऐसा विचार करके उसने 15 बोरी अनाज छोटे भाई के खेत में डाल दिया। दोनों भाइयों के मन में हर्ष था, अनाज उतना का उतना ही था। उन दोनों के बीच का स्नेह, हर्ष और वात्सल्य बड़ा था। सोच अच्छी रखेंगे तो प्रेम अपने आप बढ़ेगा। अगर ऐसा प्रेम भाई भाई में हुआ तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके परिवार को तोड़ नहीं सकती है। हम में से कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने पास जो होता है उसकी कदर नहीं करते हैं और जो नहीं होता है उसके पीछे समय बिगाड़ देते हैं। हमें अक्सर खुशियां ढूंढने पर ही मिलती हैं। एक व्यक्ति ऑफिस में काम किया करता था। ऑफिस के काम के दबाव की वजह से वो व्यक्ति बहुत परेशान रहा करता था। ऑफिस में भी बॉस उसको काम पूरा न होने के कारण डांटते थे। ऑफिस का गुस्सा वो घर आकर अपने बीवी और बच्चों पे निकालता था। वो अपने दोस्तों के साथ भी ठीक से बातें नहीं कर पाता था। एक दिन वो हर रोज की तरह गुस्से में ऑफिस से घर आता है। थोड़ी देर बाद उसका बच्चा उसके पास आता है और बोलता है कि पापा चलो ना, आप मुझे होमवर्क करने में मदद कर दो ना। लेकिन उसके पापा बहुत गुस्से में थे, इसलिए वो हर बार की तरह इस बार भी अपने बच्चे को डांट कर भगा देते हैं। वो कहते हैं कि क्या मैं तेरा होमवर्क करने के लिए यहां पर बैठा हूं? बच्चा अपने पिता का गुस्सा देखकर अपने कमरे में चला जाता है। वो व्यक्ति फिर आराम से अकेले बैठा थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, तब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मुझे एक बार अंदर जाके बच्चे की मदद करनी चाहिए। वो बच्चे के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि बच्चा तो सो गया है। बच्चा होमवर्क करते करते ही सो गया था, क्योंकि उसकी कॉपी उसके सर पर थी। पिता ने बच्चे की कॉपी को हाथ में लिया और देखा कि आखिर मेरे बच्चे को क्या होमवर्क मिला था कि जिसमें उसे मेरी मदद की जरूरत थी। पिता ने कॉपी देखी तो उन्हें पता चला कि होमवर्क ये था कि वो काम जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में हमें धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। बच्चे ने इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखा था। पिता ने पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, थैंक यू सो मच फाइनल एग्जाम, जो कि शुरू में तो अच्छी नहीं लगती है, पर बाद में गर्मियों की छुट्टियां आ जाती हैं, इसलिए मजा आता है। थैंक यू सो मच कड़वी दवाइयां, जो कि पहले तो अच्छी नहीं लगती, पर बाद में उसकी वजह से हम ठीक हो जाते हैं। थैंक यू सो मच अलार्म क्लॉक, जो कि सुबह तो हमें जगा देती है, इसलिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में जब मैं समय पर स्कूल पहुंच जाता हूं तब अच्छी लगती है। बच्चे ने अंत में एक और लाइन लिखी थी, जो ये थी कि थैंक यू सो मच मेरे पापा, जो कि पहले तो मुझे बहुत डांटते हैं, लेकिन बाद में वो मुझे घूमने के लिए ले जाते हैं और अच्छा अच्छा खाना भी खिलाते हैं। ये जो आखिरी लाइन थी, इस लाइन ने व्यक्ति को झंझोर दिया था और उसे अंदर तक हिला दिया था। अपने बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगा कि मैं मेरी लाइफ में जो कुछ भी है उसे मिस कर रहा हूं। वो व्यक्ति अब बोलने लगा कि भगवान, आपकी थैंक यू सो मच की, जो आपने मुझे इतना अच्छा घर और परिवार दिया, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो ये भी नहीं है। हमें अपनी जिंदगी में जो कुछ भी मिला है उसमें खुशियां ढूंढ लेनी चाहिए,
क्योंकि खुशियां ढूंढने पर ही मिलती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी।